गैसियस यूनिट्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने देखा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता था? जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, छोटे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बड़े से कंपाउंड में या फिर किसी भी बड़े से मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, उसी चीज को, उसी मैटर को, उसी मतलब सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर के तीन टाइप होते हैं। या तो मैटर सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, या तो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो फिर लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, जो पहला स्टेट्स ऑफ मैटर है आप लोग इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन गैसियस है। तो जो सॉलिड होता है, समझ लीजिए जैसे कि आपके पास एक कोई आयरन है। ठीक है, आयरन हो गया, Fe हो गया। ठीक है, आयरन, इसका ऐसा मॉलिक्यूलर सिंबल ऐसा होता है Fe। ठीक है, अगर आयरन है आपके पास, तो आयरन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स वो एकदम कॉन्ट्रैक्टली ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ज्यादा मतलब अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की तरफ। यानी कि देखो कैसे मॉलिक्यूल्स एकदम कॉन्ट्रैक्टेड ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर गैसियस की बात करता हूँ, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के अगर सॉलिड से कंपेरिजन करते हो तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। समझ लो, अगर ग्लास ऑफ वाटर लोगे तो उसके अंदर H2O ऐसा थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। ठीक है, ज्यादा मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे लूजली बाउंडेड रहेंगे, यानी कि इजीली ब्रेक कर सकते हो। समझ लो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको इजीली आप लोग ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है। फिर जो गैसियस फॉर्म होता है, गैस में और भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। कैसा मूव करते हैं? रैंडमली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडमली कैसे भी मूव करते हैं, और ये एकदम लूजली बाउंडेड होते हैं। यानी कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटा छोटा कैसा भी फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो इजीली ब्रेकेबल होते हैं। कैसे भी तुम उनको मॉलिक्यूल्स को इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। बहुत ही मतलब लूजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल। गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, सॉलिड के अंदर एकदम अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे कि एकदम हार्ड होता है सॉलिड। ठीक है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई भी केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक हो गई फिजिकल, एक हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, किसी भी केमिकल की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे डेंसिटी हो गई। ठीक है, फिर मास हो गया किसी भी सब्सटेंस का, तो मास होगा ही। फिर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम हो गया। तो ये सारे क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिर जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, तो जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है आप लोगों के पास, तो कितने अमाउंट, जैसे कि नंबर ऑफ मोल हो गया, फिर कितने मॉलिक्यूल्स वो है तो वो हो गया। ये सारे इसके क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, और ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गई, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब का सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि मोल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स, एलिमेंट्स, इन सब के बारे में स्टडी जो करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, इन दोनों प्रॉपर्टी की मेजरमेंट, यानी कि हम लोग इन्हें मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जो डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम है, इन सबको हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो हम लोग को समझना है। ठीक है, तो इन मेजरमेंट के लिए एक यूनिट होती है। ठीक है, और ये यूनिट की डेफिनेशंस क्या होती है? तो यूनिट की डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, द आर्बिट्रेरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स इज नथिंग बट यूनिट। यानी कि एक ऐसा कुछ यूनिट, एक ऐसा कुछ नंबर जो आर्बिट्रेरली यानी कि कैसा भी रैंडमली, जो एकदम परफेक्टली कैसा भी डिसाइडेड होता है, और ये यूनिवर्सली यानी कि पूरा यूनिवर्स इसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसी ऐसे ही स्टैंडर्ड को, एक जो भी स्टैंडर्ड होगा उसे यूनिट बोलेंगे। जैसे कि केजी हो गया एक स्टैंडर्ड है, ग्राम हो गया स्टैंडर्ड है, समझ गया। तो ये सब हो गया, जैसे कि अभी फिर उसका जैसे मीटर हो गया लेंथ के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सारे एक टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन्हीं आर्बिट्रली डिसाइडेड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड होंगे, ऐसे स्टैंडर्ड्स को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग रीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि इंडिया में कुछ और यूज होगा, और किसी दूसरे यूएसए में कुछ और अलग यूज होगा, और पूरे टोटली वर्ल्ड किसी और चीज को फॉलो करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि जो टाइम होगा सेकंड में मेजर करेंगे, जो वजन होगा, वेट होगा ग्राम में, और लेंथ को सेंटीमीटर में। ये फुट होता है, ये हो गया फुट। ठीक है, और ये हो गया पाउंड, और ये हो गया सेकंड। एमकेएस में देखो यहाँ पे ये है मीटर, यहाँ पे देखो यहाँ पे केजी है। ठीक है, कोई भी मतलब ये मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए, केजी हो गया वजन के लिए, और ये हो गया सेकंड। ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं। और जो ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स।
यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं। अगर तुम लोग समझ लो किसी भी यूएसए की मार्केट में जाओगे और अगर 1 kg शुगर मांगते हो तो 1 kg शुगर ही मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम लोग रीजनली किसी भी मतलब रीजन में जाते हो तो वहां पे ग्राम में अपने मतलब जैसे इंडिया में पाव यूज होता है, ठीक है, 1 पाव दे दो, ऐसा होता है ना यूज, तो वो रीजनली हो गया। तो रीजन में ऐसा नहीं है। अभी आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहां पे 1 पाव मीन्स ऐसा नहीं समझेगा, तो 250 ग्राम बोलना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे तुम लोग को मतलब 1/4 ऑफ 1 किलोग्राम बोलना पड़ेगा, या फिर 1 kg बोलना पड़ेगा, समझ गया। तो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो अलग अलग रीजन में ऐसी मतलब डाइवर्सिटी ना हो, इसके लिए ऐसा यूनिट बनाया गया है। ऐसा यूनिट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है और हर जगह एक ही टाइप की यूनिट यूज होती है। तो ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत सारे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल लिए हैं। जैसे पहला होगा लेंथ है, फिर मास होता है, फिर टाइम है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है, फिर डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सबको कैसे मेजर करना है। तो जो लेंथ होता है, लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, मास को एम से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, जो डेंसिटी होती है उसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO रो, ठीक है। और जो वॉल्यूम है उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली वेलोसिटी को भी हम लोग V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी तो यूज होगा ही, ठीक है। नो लेंथ है, जो लेंथ को हम लोग जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। हमेशा याद रखना, किलोमीटर नहीं होता है, हमेशा क्या होती है लेंथ की ऐसा यूनिट? मीटर। इसीलिए कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन अगर दिया होगा तो हमेशा क्या करने का, कोई भी यूनिट में दिया रहे हमेशा उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर इज इक्वल टू रिलेशन होता है 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ऐसे कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड होती है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। जो डेंसिटी होता है उसको रो से रिप्रेजेंट, रो बोलते हैं, RHO रो, और इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट लीटर भी होती है, DM क्यूब भी होती है, मीटर क्यूब भी होती है। सबकी वैल्यू एकदम सेम होती है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर ऐसा होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब, ठीक है। ऐसा 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये एक ही यूनिट है, एक ही होते हैं, चाहे तुम लीटर में बोल दो, चाहे DM क्यूब में बोल दो, चाहे मीटर क्यूब में बोल दो, ये सब यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि समझ लो आप लोग के पास एक ग्लास है और ग्लास में गैस आपने भर दिया, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस उस गैस ने ऑक्यूपाई किया, तो वो अमाउंट ऑफ स्पेस उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। समझ गया? जैसे आप लोग के पास यहाँ पे एक ग्लास है, तो इस ग्लास में पूरा पैक कर दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये जो अमाउंट ऑफ गैस स्पेस मतलब ऑक्यूपाई किया, इस पूरे स्पेस को गैस ने ऑक्यूपाई किया, वही अमाउंट ऑफ स्पेस क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एकदम टोटली फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूनिट्स कौन सी यूज करनी है, हमेशा ऐसा यूनिट यूज करने का, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्डली एक्सेप्टेड होती हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे इसके बाद जो मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोलारिटी, मोलार मास, ये सब कुछ अच्छे से देखेंगे और जो केमिकल कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टियों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग डीप में थोड़ा यूनिट के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि मास एंड वेट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में मास एंड वेट के बारे में। मास क्या होता है? मास इज दी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। समझ लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर कितने छोटे छोटे अमाउंट ऑफ प्लास्टिक के मैटर प्रेजेंट हैं, तो इसका अगर हम लोग को वो मैटर पता चल जाता है कितना अमाउंट है उसका, तो वही उसका मास होगा। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी होती है। और हम लोग को रिलेशन पता है ग्राम केजी में कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और 1000 को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻³ यानी कि 10 का क्यूब, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट इज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे कि समझ लो A इंटू B, तो ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A और B का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, यानी कि W इज इक्वल टू, W से हम लोग वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। नाउ लेंथ क्या होता है? लेंथ इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। लेंथ हम लोग जो लेंथ होती है, लेंथ में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए लेंथ इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस।
ठीक है ना। एग्जांपल के लिए एटॉमिक रेडियस जैसे हम लोग मेजर करते, समझ लो कि ये अभी एटम है तो यहाँ पे समझ लो ये अभी न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस का जो भी डिस्टेंस, ये एटॉमिक रेडियस है, एटम का रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बॉन्ड लेंथ, जैसे कि समझ लो सी और सी आपके पास एक बॉन्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड का लेंथ कितना है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को पता करना होता है, यही सब लेंथ होता है। नेक्स्ट क्या, इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो फ्रेंड्स। जो 1 nm लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 नैनोमीटर। क्या होता है इसका मतलब, नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर होता है। यानी कि नैनोमीटर और मीटर में जो रिलेशन होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। कि मतलब समझ लो अगर 1 मीटर लेते हो तो 10⁹ नैनोमीटर हो जाएंगे, और अगर 1 नैनोमीटर लेते हो तो 10⁻⁹ मीटर। और 1 ये पी मीन्स होता है पिकोमीटर फ्रेंड्स, ये जो पी होता है पी मीन्स होता है पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर। तो 1 pm इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि समझ लो यहाँ पे अभी एक समझ लो बॉक्स रख दिया मैंने, बॉक्स, ठीक है। अब ये एक जिस जगह भी मैंने बॉक्स रखा है 3 डायमेंशनल, सपोज ये बॉक्स है, तो जिस जगह भी रखा है तो कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, यही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को हम लोग लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डीएम क्यूब से भी करते हैं, मिलीलीटर से भी करते हैं, सेंटीमीटर से भी करते हैं। वॉल्यूम नॉर्मली गैस को मेजर करने के लिए यूज होता है, किसको, गैस को, और लिक्विड चीजों को, जो लिक्विड होती है ना उनको यूज करते हैं हम लोग। लिक्विड और गैसेस को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं, वॉल्यूम वर्ड, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है मीटर क्यूब होती है। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, मीटर क्यूब होती है। चलो फ्रेंड्स हम लोग एक समझ लेते हैं, आप लोगों को ये पूरा लाइन हमेशा याद करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डीएम क्यूब के, यानी डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है। डीएम क्यूब भी हमेशा 1000 ml यानी कि मिलीलीटर भी होता है, और 1000 सेंटीमीटर का क्यूब भी होता है, ठीक है। यानी कि 1 डीएम क्यूब ये 1000 सेंटीमीटर का क्यूब कैसे हो गया, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो आप लोग को एक डेटा पता करना पड़ेगा कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू हमेशा 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि 1 डीएम क्यूब यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका क्यूब हो गया ना। तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और जो मास की एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट है डेंसिटी की क्या हो जाएगी, केजी अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा एसआई यूनिट डेंसिटी का, ठीक है। नाउ अभी टेम्परेचर के बारे में आते हैं। टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कितना गर्म है या फिर कितनी मतलब ठंडी है, यही इसी का मेजरमेंट ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम लोग 3 टाइप में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे पहला हो गया डिग्री सेल्सियस, दूसरा हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा हो गया केल्विन, ठीक है। इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टेम्परेचर को। और इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये फॉर्मूले से मिलता है। तो पहला फॉर्मूला हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट का और किसका, सेल्सियस का, और दूसरा हो गया केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो इसको याद रखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन पूछ लिया तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है केल्विन, ठीक है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन ये होता है, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस के बीच का रिलेशन ये वाला होता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से याद में रखना है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये हो गया, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को एकदम दिमाग में इसको अच्छे से रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर समझ लो डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ दे दिया, बोला इसे कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। अगर केल्विन दे दिया या फिर डिग्री सेल्सियस दे दिया, बोला कन्वर्ट करो केल्विन में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। समझ गया।